हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। इस वीडियो सीरीज में हम जो पीवाईक्यू हैं उनका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। 2013 का पेपर हम कर रहे हैं, जिसमें से हमने अभी तक 64 क्वेश्चन को कर दिया है। आगे के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है। अब यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री का मिक्सर है। आप इन तीनों के नॉलेज से इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। किस प्रकार से इन तीनों सब्जेक्ट का यूज होगा वो देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेप, उत्तर अमेरिकी प्रेरी, साइबेरियन टुंड्रा। यहाँ पर पूछा क्या है कि जलवायु चरम है, यानी कि यहाँ पर क्या टेम्परेचर या तो बहुत कम रहता है या बहुत अधिक रहता है। वर्षा पर्याप्त नहीं होती है, जो आर्द्रता है वहाँ यहाँ की कम है। वर्षा क्या है, कम है। लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। लोग पहले यहाँ पर चलवासी नोमेडिक एक जगह से दूसरी जगह घूमकर पशुचारण की गतिविधि करते थे। ये इसमें जानकारी दी गई है। और यहाँ क्या कहा गया है, थे, यानी अभी नहीं है, वर्तमान में यहाँ पर नहीं है, पहले हुआ करते थे। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा किसके बारे में, मंगोल के बारे में। जो मंगोल जनजाति थी वो क्या थी, वो एक पशुचारक जनजाति थी। और ये मंगोल जनजाति किस क्षेत्र में थी, ये थी जो आज का कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, या फिर जो मंगोलिया है, रशिया का पार्ट हो गया, वहां पर थी। इस क्षेत्र में इनमें से कौन सी जलवायु है, यहाँ पर है मध्य एशियाई स्टेप या मध्य एशियाई स्टेपिंग, जो ग्रासलैंड है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तो जलवायु चरम है, टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। दूसरी क्या है, यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। तो हिस्ट्री के प्रयोग से आप यहाँ पर आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। लेकिन इसमें हम दूसरे पॉइंट को किस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, जलवायु चरम है, अफ्रीकी सवाना की जलवायु चरम नहीं है। और यहाँ पर वर्षा भी कम नहीं होती, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, अफ्रीकी सवाना कौन सा हो गया, जो सेंट्रल अफ्रीका वाला पार्ट है। ठीक है। दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्रेरी, यहां पर भी क्या है, वर्षा कम नहीं होती है। ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर जलवायु चरम भी नहीं है, जलवायु चरम नहीं है, यहां पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था, यहां पर साइबेरियन टुंड्रा। साइबेरियन टुंड्रा के अंदर पहली बात तो क्या है, पशुचारक नहीं है, पशुचारक नहीं है। वहां पर क्या है, वहां पर है शिकारी जनजातियां हैं, जो शिकार के माध्यम से क्या है, अपना जीविकापार्जन करती है। इस प्रकार से इन तीनों को कैंसिल करके भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये जो तीनों जलवायु दी गई हैं, इनके बारे में एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है। ठीक है ना, आप वहां से अच्छे से देख लेना। इसके साथ जो कोपेन वाला चैप्टर है एनसीईआरटी जो 11th की है, कोपेन की जलवायु को अच्छे से देख लेना, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी प्रश्न आया था। अगला प्रश्न एकदम इकोनॉमी का कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। दूसरा पॉइंट है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। ऋणियों से मतलब क्या है, डिबेटर्स, यानी कि जिन्होंने लोन लिया है। जैसे कि हम बैंक के पास जाते हैं, ए व्यक्ति बैंक के पास गया और बैंक ने क्या दिया, इसको लोन दिया। तो यहां पर ऋणी कौन है, ऋणी है ए, और बैंक क्या है, बैंक है ऋणदाता। ऋणदाता यहां पर क्या कहा गया है, अगर मुद्रास्फीति होती है तो जो ए है यानी जो ऋणी है उसको क्या होगा, लाभ होगा। क्या यह स्टेटमेंट सही है गलत, इसको हम देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, ए व्यक्ति कहां जाता है, बैंक के पास जाता है और बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है। कितने रुपए का लोन लिया इसने, मान लीजिए 100 रुपए का लोन लिया। ठीक है। अब मुद्रास्फीति से क्या होता है, मुद्रास्फीति के कारण क्या हो जाता है, जो मनी होती है या फिर जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। किस प्रकार से घट जाती है कि जो वस्तु हम पहले 100 रुपए में खरीद सकते थे, अब मुद्रास्फीति हो गई तो वो वस्तु कितने की हो गई, 105 रुपए की हो गई। ठीक है। तो अब इस 100 रुपए की वैल्यू पहले जितनी रही है, बिल्कुल नहीं रही है। अब इस 100 रुपए की वैल्यू पहले जितनी नहीं रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू घट चुकी है। क्यों घट चुकी है, क्योंकि मुद्रास्फीति हो गई है। अब ए व्यक्ति ने
मुद्रास्फीति से पहले लोन ले लिया था, कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब इन्फ्लेशन से क्या हो गया, जो इस 100 रुपए की वैल्यू क्या है, घट गई और कितनी होगी? 100 रुपये आज के 110 रुपये के बराबर हो गए, ठीक है, मान लीजिए। तो अब इससे क्या होगा, जब ए व्यक्ति को वापस लोन चुकाने की बारी आएगी, किसको? बैंक को, तो लोन मिला के कितना हो गया? 105 रुपये हो गया, मान लीजिए, ठीक है। तो अब जो 100 रुपये हैं उसकी वैल्यू तो कितनी है? 110 रुपये, और इसको चुकाना कितना पड़ रहा है? 105 रुपये। यानी कि जो ए व्यक्ति है उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आप एक साधारण एग्जाम्पल से समझिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मैंने मेरी दोस्त से 10 रुपये लिए और 10 रुपये का क्या लिया? एक कुरकुरे का पैकेट लिया। ये 10 रुपये क्या है? मैंने उससे उधार लिया है और मैंने 10 रुपये के कुरकुरे का पैकेट खा लिया। 1 साल बाद मैं मेरे दोस्त को क्या करता हूँ? 10 रुपये वापस देता हूँ, ठीक है। लेकिन इस 1 साल में क्या होगी? महंगाई हो गई। क्या हो गई? इन्फ्लेशन आ गया, और जो कुरकुरे का पैकेट था वह अब कितने में मिल रहा है? वह मिल रहा है 15 रुपये में, ठीक है। तो अब मैं मेरे दोस्त को 10 रुपये वापस दे देता हूँ और मेरे दोस्त का मन हुआ कुरकुरे खाने का, वह दुकानदार के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को 10 रुपये में कुरकुरे का पैकेट दीजिए। दुकानदार बोलता है आप 15 रुपये लाइए, 10 रुपये में तो नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है कि 1 साल पहले तो मेरे दोस्त ने 10 रुपये में लिए थे, तो बोलता है 1 साल पहले सस्ता था माल, अब महंगा हो गया है। तो मेरा दोस्त क्या बोलता है कि मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हुआ? लॉस। और मुझे क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैंने 1 साल पहले उन सेम 10 रुपये से क्या किया था? कुरकुरे का पैकेट खरीद लिया था। यानी कि महंगाई से पहले मैंने कुरकुरे खा लिए थे, यानी कि मुझे लोन लेके फ़ायदा हो गया। लेकिन मेरे दोस्त को क्या हुआ? नुकसान हो गया, क्योंकि उससे 1 साल बाद कितने रुपये मिल रहे हैं? 10 रुपये ही मिल रहे हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल को। अर्थात अब क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से क्या होता है? जो ऋणी होता है, यानी कि जो लोन लेने वाला होता है, जिसने लोन लिया है, उसको क्या होता है? फ़ायदा होता है, क्योंकि रुपए की वैल्यू है वो घट जाती है। तो जिसने लोन दिया है, जो ऋणदाता है, उसको जो अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट की वैल्यू घट जाती है। इसके कारण क्या होता है? ऋणदाता को क्या होता है? नुकसान होता है, और ऋणी को क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या कहा था कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचा। अभी हमने कुरकुरे वाले एग्जांपल से समझा कि हाँ, जो मुद्रास्फीति है वो ऋणियों को लाभ पहुंचाती है और ऋणदाताओं को नुकसान पहुंचाती है। नुकसान ऋणदाताओं के लिए नुकसानदायक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। अब इसने क्या कहा है कि मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं बॉन्ड धारक वाली चीज है क्या। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति क्या करता है? एक कंपनी के पास जाता है और कंपनी की क्या? बॉन्ड खरीदता है। कंपनी का क्या? बॉन्ड खरीदता है। जो बॉन्ड होता है ना, उसमें क्या होता है कि वह जितनी उसकी भुगतान वैल्यू होती है उसको उससे कम मूल्य पर खरीदा जाता है, और जिस वैल्यू पे इसको खरीदा जाता है, जो कम वैल्यू होती है, उसके बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है? वही इसका बॉन्ड का प्रॉफिट होता है। बॉन्ड का प्रॉफिट वही है। जैसे कि मैं कोई 100 रुपये का बॉन्ड खरीदूँ, ठीक है, खरीदने गया, तो मैंने इस कंपनी को क्या दिए? 70 रुपये दिए और इसका 100 रुपये का बॉन्ड ले लिया। और जब इस बॉन्ड की परिपक्वता अवधि आ जाएगी, क्या आ जाएगी? परिपक्वता अवधि, तब मैं कंपनी के पास वापस जाऊंगा कि आप अपना बॉन्ड रखिए और मुझे मेरा अमाउंट दे दीजिए। कितना? 100 रुपये वाला, क्योंकि मैंने आपको 70 रुपये क्या दिए थे? उस समय दिए थे बॉन्ड के बदले, जब आपको आवश्यकता थी, ठीक है। अर्थात कि जो बॉन्ड है वो उसकी रियल वैल्यू होती है उससे कम प्राइस पर खरीदे जाते हैं। यानी कि 100 रुपये का जो बॉन्ड है वो या तो कितने? 80, 70, 90, यानी उससे कम रुपए में खरीदा जाएगा। और जब परिपक्वता अवधि आएगी, जो उसकी रियल वैल्यू होती है वो किसको दे दी जाती है? वापस जिसने बॉन्ड खरीदा था, और बॉन्ड वापस कंपनी को मिल जाता है। यानी कि कंपनी को तुरंत पैसे चाहिए तो वो क्या करती हैं? बॉन्ड जारी करती हैं। और कहाँ से? मार्केट से क्या लेती हैं? पैसे लेती है उधार, और जिससे पैसे लेती हैं उसको क्या देती हैं? बॉन्ड प्रदान करती हैं। यानी कि जब बॉन्ड की मैच्योरिटी टाइम आ जाता है, तब कंपनी वापस बॉन्ड लेके उसको बॉन्ड की वैल्यू होती है वो दे देती है। तो ये तो होगी बॉन्ड की बात। अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया था कि मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। अब किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, उसको हम देखते हैं। अब ए व्यक्ति है, वो गया कंपनी के पास, क्या लेने? बॉन्ड लेने, कंपनी के पास।
कंपनी का बॉन्ड था 100 रुपये का। तो ए व्यक्ति ने क्या किया, कंपनी को 70 रुपये दिए और बॉन्ड ले लिया। ए व्यक्ति खुश हुआ कि 1 साल बाद मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे, परिपक्वता अवधि बाद क्या मेरे को 100 रुपये मिल जाएंगे, यानी कि मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि वाह क्या बात है, मैंने 30 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन होता क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यानी कि जब ये व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है तब वह 30 रुपये से 3 पेन खरीद पाता है, 3 पेन खरीद पाता है, ठीक है। लेकिन अब 1 साल बाद क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया। अब 1 साल बाद ये व्यक्ति वापस गया कंपनी के पास और अपने 30 रुपये का प्रॉफिट लेकर आ गया। लेकिन साथ ही में क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि महंगाई आ गई। यानी कि जो पेन की वैल्यू है वो क्या होगी, अब 15 रुपये होगी। यानी कि 30 रुपये में कितने पेन आ रहे हैं, अब आ रहे हैं 2 पेन आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो पहले 10 रुपये का पेन था अब महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई के कारण कितने का हो गया, 15 रुपये का हो गया। यानी कि अब 30 रुपये में आ रहे हैं 2 पेन। अब ये व्यक्ति अपने 30 रुपये लेके आया और गया दुकानदार के पास, क्या चाहिए मुझे पेन चाहिए। तो दुकानदार बोलते हैं लीजिए 2 पेन। तो ये व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो 3 पेन चाहिए, क्योंकि 1 साल पहले 30 रुपये में 3 पेन आ रहे थे, अब मुझे आप 2 पेन क्यों दे रहे हो। तो दुकानदार बोलता है अब हो गई है महंगाई हो गई। अब इसके कारण जो आपके 30 रुपये की वैल्यू है वो क्या है, वो घट गई है। आप 30 रुपये से सिर्फ 2 पेन ही खरीद पाओगे। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है कि मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। यह एकदम गलत पॉइंट है। मुद्रास्फीति है वो बॉन्ड धारकों को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि रुपये की वैल्यू घट जाती है। यानी कि उनको जो 30 रुपये मिलने वाले थे अब उनकी वैल्यू 1 साल बाद घटकर कितनी हो गई, 25 रुपये या 20 रुपये या 10 रुपये के बराबर हो गई। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो इन्फ्लेशन होता है उससे क्या होता है, उससे ऋणदाता को क्या होता है, हमेशा नुकसान होता है। ऋणदाता को क्या होता है, नुकसान होता है। ऋणदाता कौन होता है, पैसे देने वाला, ठीक है। अब जो बॉन्ड धारक कौन था, बॉन्ड धारक कंपनी के लिए क्या था, ऋणदाता था। क्या था, ऋणदाता था। और ऋणदाता को हमेशा ही मुद्रास्फीति से नुकसान होता है। तो यहाँ पर पहले मामले में क्या था कि जो बैंक है वो ऋणदाता था और बैंक को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। जबकि दूसरे मामले में ऋणदाता कौन है, ऋणदाता है बॉन्ड धारक, क्योंकि बॉन्ड धारक ने क्या दिए हैं, पैसे दिए हैं, किसके बदले, बॉन्ड के बदले। तो यहाँ पर ऋणदाता हो गया बॉन्ड धारक। तो पहले कॉन्सेप्ट से ही दूसरा कॉन्सेप्ट सीधा निकल रहा है कि ऋणदाता को हमेशा नुकसान होता है, बॉन्ड धारक यहाँ पर ऋणदाता है, इसलिए दूसरे पॉइंट में मुद्रास्फीति से बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं नुकसान होगा। बस जस्ट सिंपल। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में है राष्ट्रीय विकास परिषद। हमने जो प्रश्न संख्या 19 डिस्कस की थी उसके अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में दिया गया था। तो 1 साल में ही 2 बार कुछ प्रश्न आ गया राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित, ठीक है। वहाँ पर क्या था, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के बारे में प्रश्न था। तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, वह योजना आयोग का अंग नहीं है, वह एक स्वतंत्र निकाय है। वह क्या करता है, जो योजना आयोग पहले नीतियाँ बनाता था उनकी फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में काम करता था। यह योजना आयोग का एक अंग नहीं है। योजना आयोग है उसको तो हटा दिया गया 2014 के अंदर और उसकी जगह क्या ले आए, नीति आयोग ले आए। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद अभी भी काम कर रहा है, हालांकि इसकी मीटिंग तो नहीं हो रही लेकिन डॉक्यूमेंट में है, जिंदा है। दूसरा पॉइंट है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। अब संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये तीनों कहाँ पर हैं, अनुसूची 7 में है। अब इनमें विषय कितने हैं, ऑलमोस्ट 200 के करीब विषय होंगे, सारे तो याद हो नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आपको उन 200 विषयों को एक बार आंखों से निकाल देना है, 1-2 बार, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा संशय वाला है। मेजर जो विषय हैं उनको आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो राज्य सूची का है, क्योंकि नाम से पता चल जाएगा कि ये सेंटर का काम है तो ये सेंटर की सूची का होगा, ये स्टेट का काम है तो स्टेट की सूची का होगा। लेकिन फिर भी आप 2-3 बार उनको आंखों से निकाल लेना। या फिर आपका कोई दोस्त हो, उसको बोलिए कि मुझे पूछे तो आप उसका आंसर दीजिए, तो आप जब गलत देंगे तो पता चल जाएगा कि ये मुझे, या फिर यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ था, तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर क्या बात की गई है, आर्थिक और सामाजिक योजना। आर्थिक योजना सेंटर बनाता है, केंद्र तो बिल्कुल बनाता है आर्थिक योजनाएं, सामाजिक योजना बनाता है तो राज्य बनाता है, राज्य भी बनाता है। तो अगर इस विषय पर कोई कानून राज्य भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, तो ये विषय कहाँ आएगा,
ये आएगा समवर्ती सूची में। वेरी इजी। ठीक है, इस प्रकार से आप जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के विषय उनको आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हो जाता है सही। तीसरा पॉइंट है, भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। पंचायत को कब लाए थे? 73वें संविधान संशोधन से। इसका मेन काम ही क्या था? इनका काम था पंचायत स्तर पर स्वशासन के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। किस प्रकार से? लोगों की भागीदारी बढ़ाकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 2 और 3। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी पॉलिटी का एकदम स्टैटिक प्रश्न है। यहाँ पर क्या कहा गया है? राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो पहले पॉइंट में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति होता है वह संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद के पार्ट कौन होते हैं? संसद का पार्ट होता है, एक तो होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के पार्ट होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति हैं वह संसद का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर यह हो जाता है कैंसल। दूसरा पॉइंट है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल हो सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हो सकते हैं जो मनोनीत नहीं है, लेकिन जो सदस्य निर्वाचित हो रखे हैं, खुद चुनकर आए हुए हैं, वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। यानी कि संसद में जो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य जिनको मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, वे सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। इसके साथ ही जो राज्य विधानसभाएं, उनके सदस्य भी राष्ट्रपति इलेक्शन में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के भी जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें कौन पार्ट करता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ संसद भाग लेती है। संसद में कौन? लोकसभा व राज्यसभा। इसमें निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। अभी हमने कहा कि लोकसभा व राज्यसभा के जो सारे सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, वे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही ही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो निर्वाचित हो रखे हैं, वहां पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी एकदम पॉलिटी का स्टैटिक प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो थोड़ा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में पहले जान लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1995 के अंदर। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत? एक्ट था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। और इसके लिए आधार क्या था? इसके लिए आधार था 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन हुआ था। उसके अंदर संविधान में जोड़ा गया था 39A, जो क्या बात करता है? जो बात करता है निःशुल्क विधिक सहायता की, इसी DPSP को ध्यान में रखते हुए क्या लाया गया? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत क्या बनाया गया? नालसा की स्थापना की गई। नालसा कब? 1995 के अंदर। ठीक है, और जो नालसा होते हैं उसके संरक्षक कौन होते हैं? उसके संरक्षक होते हैं CJI, जो उच्चतम न्यायालय है उसके जो CJI होते हैं वो इसके संरक्षक होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं CJI के बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यह निःशुल्क विधिक सेवा के लिए लाया गया था। तो अब इसमें के अंदर पात्र कौन होते हैं? कौन इस एक्ट के तहत या इस संस्थान के तहत जो निःशुल्क विधिक सेवाएं ले सकते हैं? तो इसमें पात्र हैं महिलाएं एवं बच्चे, SC ST के सदस्य, औद्योगिक कामगार, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, औद्योगिक आपदा के शिकार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, मानव तस्करी व बेकार के शिकार व्यक्ति, और जिनकी आय 5 लाख से कम है वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए योग्य है। जबकि हाईकोर्ट के लिए प्रत्येक राज्य ने क्या बना रखा है? अपने अलग अलग नियम बना रखे हैं। सामान्यतः क्या है? वो 1 लाख है। जिसकी आय 1 लाख से कम है वो सीधा जा सकता है कहाँ पर? निःशुल्क विधिक सेवा के लिए। तो ये तो हो गया नालसा के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। पहला पॉइंट क्या है
इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। आर्टिकल 39A यही बात करता है। इसी के आधार पर किसको लाया गया है? नालसा लाया गया है। दूसरा पॉइंट है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। अब आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अब इसके अंडर में कौन आता है? एक नालसा के अंडर आता है सालसा, जो स्टेट लेवल पे काम करता है। सालसा के अंडर में कौन आता है? जिला स्तर पर जिला न्यायालय वगैरह है वो आते हैं। तो यह कौन है? इसकी हायर अथॉरिटी है। और भारत में क्या है? एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका यानी कि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को निर्देश दे सकता है, ठीक है ना, और उसके अंडर में काम करता है। तो यहाँ पर नालसा क्या है? नालसा है सुप्रीम कोर्ट के पास है। सालसा कहाँ है? हाई कोर्ट के पास। तो ये नालसा क्या है? इसकी सुप्रीम अथॉरिटी है। तो ये तो इसको आदेश दे ही सकता है, बिल्कुल दे सकता है। सालसा किसको दे सकता है? जिला वालों को दे सकता है। जिला वाला जो इसके नीचे है उसको दे सकता है। इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। तो यह एकदम जनरल पॉइंट है कि जो नालसा है वो सालसा को निर्देश जारी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तो आंसर हो जाता है सी। हमारा अगला प्रश्न है वह है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किन के द्वारा उत्पन्न होती है? यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, कौन से सही है कौन से गलत उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर 3 शब्द को समझना पहले जरूरी है। एक है थंडर स्ट्रॉम यानी कि तड़ित झंझा, दूसरा था थंडर यानी कि तड़ित, तीसरा वर्ड है लाइटनिंग, जो बिजली है चमकती है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे को लाइट दिखती है वर्षा के दौरान वो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लाइटनिंग। जो बिजली चमकने पर जो आवाज़ आती है उसे बोलते हैं थंडर। जो बिजली होती है चमकती है उसे थंडर नहीं बोलते हैं। आप उसको मत समझ लेना कि जो बिजली चमकती है उसे थंडर बोलते हैं। थंडर बोलते हैं जो आवाज़ आती है उसे बोलते हैं। और जब बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तड़ित झंझा यानी कि पूरा तूफान ही आ गया। अब हम समझते हैं कि थंडर स्टॉर्म बनता कैसे है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले बादल बनने की प्रक्रिया को समझना है। बादल कैसे बनते हैं? बादल बनते हैं जैसे कि यह समुद्र है, यहाँ पर क्या है? सूर्य है। सनलाइट से क्या होता है? वाष्प बनती है, ठीक है। और वाष्प बनकर कहाँ जाती है? वाष्प ऊपर जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वाष्प ऊपर जाती है तो ऊपर जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? संघनन होगा। संघनन, संघनन किसे बोलते हैं? जल वाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन होना उसे बोलते हैं संघनन। जल वाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। तो जैसे जैसे पानी जल वाष्प ऊपर जाएगा तो क्या होगा? संघनन होगा। तो जैसे ये कण है ऊपर जाएंगे तो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन नीचे से क्या हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन कंटिन्यू हो ही रहा है, वाष्प बन रही है, तो नीचे से प्रेशर आता रहता है। तो जो ऊपर वाले कण है और ऊपर जाते रहते हैं और ऊपर जाते रहते हैं। एक समय के बाद क्या होता है? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा आ जाती है, इससे भी ऊपर चले जाते हैं, तब क्या हो जाते हैं? जो ये जल वाष्प थी, जल की बूंदें थी, ये जम जाती है। क्या होती हैं? जम जाती है। जो जमी हुई बूंदें होती हैं ये क्या होती हैं? हल्की होती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है? नीचे से आ रहा है तो नीचे से क्या आ रहा है? नीचे से प्रेशर आ रहा है, वाष्प कंटिन्यू आ रही है, तो ये बूंदें और ऊपर चली जाती हैं। और ऊपर कहाँ तक? 12 किलोमीटर तक ऊपर चली जाती है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम है। और वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो ये बर्फ़ की बूंदें जमी हुई थी वो और ज़्यादा क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और ज़्यादा क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती है। वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? वहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रुपेल। ग्रुपेल वर्ड आता है एक, ठीक है। अब जब ये ग्रुपेल है ना, वो क्या होते हैं? पानी की जो कण होते हैं, संघनन बूंदें, उनसे हल्के होते हैं, या जो नीचे वाले कण होते हैं उनसे हल्के होते हैं। तो ये वापस क्या आने लग जाते हैं? ये वापस नीचे आने लग जाते हैं। जो ये बर्फ़ के कण थे और नीचे से जल वाष्प है या फिर जो हल्की जमी हुई बूंदें वो ऊपर आ रही है, और ये हल्के होने के कारण क्या होते हैं? नीचे की ओर आ जाते हैं वापस। तो जब ये ऊपर जा रहे होते हैं नीचे वाले कण, तो ऊपर वाले जो नीचे वाले कणों से क्या है? टकराते हैं। टकराने से क्या होते हैं? ये आवेश पैदा करते हैं। आवेश क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्षय होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इसके कारण क्या होता है? आवेशित होते हैं ये कण। और जो ऊपर कण जा रहे होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं पॉजिटिव। ऊपर से आने वाले कण क्या हो जाते हैं? नेगेटिव, और नीचे से ऊपर जाने वाले कण हो जाते हैं पॉजिटिव। तो एक स्थिति ऐसी बनती है जब क्या होता है? ऊपर सब हो जाते हैं पॉजिटिव 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 चार्ज वाले बादल। एक समय बाद ऊपर पूरा पॉजिटिव हो जाता है, और नीचे क्या हो जाता है? नीचे हो जाते हैं सारे नेगेटिव 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 चार्ज वाला, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहता है, नीचे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता रहता है।
एक समय के बाद क्या होता है, हवा है वो इन चार्ज को रोकने की क्षमता खो देती है। आवेश का अंतर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है करते करते। तो हवा है ना, हवा क्या करती है, जो हवा की इंसुलेटिंग पावर होती है वो हवा खो देती है, क्योंकि हवा इतना जो पावर है उसको झेल नहीं पाती है। तब क्या होता है, इनके बीच विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और यह जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है यही हमें लाइटनिंग के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और जब यह धारा अधिक तीव्रता से प्रवाहित होती है, बहुत अधिक तीव्रता से, तब क्या करते हैं, हवा के कण हैं उनमें हलचल पैदा कर देती है, हवा के कण को एकदम हिला के रख देती हैं। उससे क्या होते हैं, उससे आती है आवाज़, ध्वनि पैदा होती है। तो जो उससे क्या निकलती हैं, तरंगे पैदा होती हैं, तरंगे, शॉक वेव, जिन्हें शॉक वेव बोलते हैं। और जो शॉक वेव है यही क्या है, यही आवाज़ होती है, यही थंडर होता है, जो बहुत तेज़ी के साथ हमारे कानों में सुनाई देता है। तो हम देखते हैं अक्सर जब बिजली चमकती है उसके कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या आती है, आवाज़ आती है। क्यों, क्योंकि जो बिजली चमकती है वो तो कौन सी है, वो है प्रकाश तरंग है, ठीक है। तो हाथों हमारे को दिख जाती है क्योंकि उसकी गति क्या है, फास्ट है। जबकि जो शॉक वेव है वो कौन सी है, वो ध्वनि तरंगे है, उनकी गति होती है कम, तो हमारे पास लेट से आती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती है इसी के कारण क्या होता है, थंडर उत्पन्न होता है, तड़ित उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझ आया है तो आप वापस एक बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमने अभी कहा था कि हवा में क्या होती है, हलचल पैदा होती है। हवा में हलचल पैदा क्यों होती है, क्योंकि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर, तापमान क्या होता है, एकदम बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, कण दूर दूर जाते हैं, कण दूर दूर जाते हैं। कौन से, हवा के कण। उसके कारण क्या होता है, हवा का तेजी से विस्तार होता है, बहुत तेजी से हवा दूर दूर फैलती है, जिसके कारण क्या होता है, आवाज़ आती है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि जैसे ये बादल है, ये ऊपर उसके एक बादल और है, ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाला नेगेटिव चार्ज है, और पृथ्वी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कभी कभी यहाँ पर भी धारा का प्रवाह हो जाता है, जो कि बिजली गिरती है ना हम, ठीक है। अब आप थंडर स्टॉर्म को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, थंडर क्या होता है, लाइटनिंग क्या होती है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है, सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो यहाँ पर किसकी बात कही गई है, यहाँ पर तड़ित की बात कही गई। और तड़ित क्यों होता है, तड़ित होता है हवा के कणों के फैलने से। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ये कारण यहाँ पर कहीं है तो वह होगा आंसर, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ क्या कहा गया है, आकाश में कपासी वर्षी मेघों के मिलने से, इससे क्या होता है, इससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है। दूसरी बात कही गई, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करते, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा है, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से, हवा और जल कण ऊपर जाते हैं, उससे क्या होता है, जो वाष्प है उसका संघनन होता है, फिर और अधिक ऊपर जाता है तो उनका वो ग्रुपेल बन जाता है, फिर उससे क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का निर्माण होता है। लेकिन इससे जो तड़ित है वह नहीं पैदा होती। वह क्यों पैदा होती है, वह एक समय के बाद जब चार्ज आपस में झेल नहीं पाते तो विद्युत का प्रवाह होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने से जब वायु फैलती है तब क्या होता है, जो तड़ित का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाता है यहाँ पर डी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातियों के दिए गए नाम और इधर दिए गए राज्यों के नाम। तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां, लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया, कौंद, बोंडो। इधर दी गई है, इधर राज्य दिए गए हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। कौन से सही सम्मिलित है उसको हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो आप क्या करना, आपको एक काम देता हूँ आज कि मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पर जो जितनी भी जो पीवीटीजी हैं, पीवीटीजी जो भारत के अंदर 75 पीवीटीजी हैं, जो पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं, उनको कम से कम याद कर लेना है, उनको याद कर लेना है कौन सी जनजाति कौन से राज्य के अंदर है। बस बाकी अब बहुत सारी जनजातियाँ सबको याद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो पीवीटीजी है उनको तो याद कर ही लेना है। इनमें से जो मोस्टली है वो क्या है, पीवीटीजी है। अगर पीवीटीजी याद हो जाएगी तो हमारे जनजाति से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का वो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा लॉजिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक नाम आप सुन रहे देख रहे हैं, कार्बी। आपने नाम सुना होगा कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ, एंगलोंग कहाँ पर पड़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत के अंदर। लक्ष्मीकांत के अंदर कहाँ, जो अनुसूचित 6 है, अनुसूचित 6 के अंदर आपने पढ़ा होगा। जो असम के अंदर 3 स्वायत्त जिले हैं उसमें से एक कार्बी एंगलोंग है। दूसरा आपने इसको कहाँ पढ़ा होगा, इसको आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी के अंदर। कहाँ पर, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक तो हो गया दक्कन का पठार, एक उच्च भूमि मध्य प्रदेश वाला, और एक है पूर्वी भाग जिसमें कौन सी है, जिसमें है कार्बी एंगलों का पठार आ गया, वहाँ पर भी इसका नाम आता है।
तो कहाँ पर है कार्बी एंगुलम? ये है असम के अंदर। तो कार्बी एंगुलम कहाँ है? असम के अंदर। तो यही कौन रहती है? यही रहती है कार्बी जनजाति। ठीक है। तो और यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है हिमाचल। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है गलत। तो दूसरे को काट दीजिए, ये हो गया गलत। अब आप देखिए कि 1 और 3 तो सही है ही है, दोनों में आ रहे हैं। अब हमें कहाँ पर जाना है? चौथे पर जाना है। अगर चौथा आपको पता होता तो आपको आंसर हो जाता, लेकिन हम यहाँ पर 50-50 तक तो आराम से पहुँच गए हैं। ठीक है। इस प्रकार का जो और सब्जेक्ट का नॉलेज है उसे भी यूज कर देना है। आपने जहाँ से जो पढ़ रखा है सबको एक क्वेश्चन में लगा देना है। तो यहाँ पर जो बोंडो जनजाति है वो कहाँ पर है? वो है उड़ीसा के अंदर। यानी कि यहाँ पर थोड़ा फैक्ट याद होना चाहिए था, तभी आप 50-50 को क्लियर कर पाते, लेकिन 50-50 तक तो आप आ ही। 2 ऑप्शन को तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया था। तो यहाँ पर जो लिंबू जनजाति है वो सिक्किम के अंदर है, कार्बी असम के अंदर है, डोंगरिया कौन उड़ीसा में सही है, और बोंडो जनजाति है उड़ीसा के मलकानगिरी जो पहाड़ी है वहाँ पर। तो आंसर हो जाता है इसका A 1 और 3। थोड़ा फैक्चुअल प्रश्न है, आपको सारी की सारी जो पीवीटी जी है वो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। चलते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। पहली बात तो यहाँ पर वर्ड आया है तरल परिसंपत्तियां। तरल परिसंपत्तियों का मतलब क्या होता है? तरल परिसंपत्ति से तात्पर्य, तरल परिसंपत्ति से तात्पर्य है वह परिसंपत्ति जिसे शीघ्रता से नकदी में चेंज किया जा सकता है। जिसे शीघ्रता से नकदी में चेंज किया जा सकता है, वो क्या है? तरल। यानी कि ऐसी संपत्ति जो हमारे पास पड़ी है उसको अथवा हम क्या नोट में चेंज कर लेंगे, नकदी में चेंज कर लेंगे, तो वो क्या होगी? तरल होगी। जिसको सबसे फास्ट कर सकते हैं वो सबसे अधिक तरल होगी। यानी कि जो हमारे हाथ में नोट पड़े वही सबसे पहले तरल संपत्ति है। उसके बाद जो बैंक के अंदर जमा पैसा हो गया, जमा में भी कैसा जो मांग जमा हो गया। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं बैंकों के खाते के बारे में। 4 प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है बचत खाता, एक होता है चालू खाता, एक होता है FD और दूसरा होता है RD। और बैंक खातों के अंदर क्या होता है? बैंक खातों के अंदर 2 प्रकार की जमाएं होती हैं। 2 प्रकार की जमाएं कौन सी होती हैं? एक होती है सावधि जमा और एक होती है मांग जमा। मांग जमा होती है उसे हम हाथों हाथ निकाल सकते हैं, हाथों हाथ जब चाहिए तब निकाल सकते हैं। तो जो चालू खाते के अंदर हम जितने भी पैसे जमा करते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं मांग जमा के अंदर। यानी कि चालू खाते के अंदर जितने भी पैसे हैं उसको हाथों हाथ हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो बचत खाता है उसकी जमाएं दोनों जमाओं में आते हैं। यानी कि बचत खाते के अंदर मांग जमा भी है और सावधि जमा भी है। यानी कि बचत खाते का कुछ पैसा तो हम हाथों हाथ निकालेंगे, लेकिन कुछ पैसा हम निकाल नहीं पाएंगे। FD व RD है, इसका जो जितना भी पैसा है वो किस में होता है? वो होता है सावधि जमा में। यानी कि उस पैसे को हम हाथों हाथ नहीं निकाल सकते। तो अब देखिए, जिस खाते से हम हाथों हाथ पैसा निकाल पाएंगे वो खाता क्या होगा? वो होगा अधिक तरल खाता। तो सबसे तीव्रता से कहाँ से निकाल पाएंगे? तो निकाल पाएंगे चालू खाते से। चालू खाते में कौन सी है? मांग जमा। यानी कि मांग जमा को सबसे तीव्रता से निकाल पाएंगे। उसके बाद बचत खाते से निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो कुछ मांग जमा है। उसके बाद आएगा FD और RD। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? यहाँ पर जो ये परिसंपत्तियाँ दी गई हैं इनको तरलता के घटते क्रम में लिखना है। यानी कि सबसे पहले अधिक तरलता वाला, उसके बाद कम तरलता वाला। सबसे अधिक तरलता किसमें होती है? सबसे अधिक तरलता होती है करेंसी में ही। करेंसी सबसे अधिक तरल है, क्योंकि वो तो क्या है? निकाला नहीं कहीं से, हाथों हाथ हमारे पास ही पड़ी है। तो सबसे अधिक तरल कौन है? सबसे अधिक तरल है करेंसी। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर पे। तो 4 नंबर ऑप्शन सबसे पहले कहाँ पर है? A में नहीं है और C में नहीं, यानी कि B और D में है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बैंकों के पास जो मांग जमा होता है वो सबसे अधिक तरल होता है करेंसी के बाद। तो अब 1 नंबर कहाँ पर है? 1 नंबर है D में। ये देखिए, तो ऑप्शन आंसर हो गया D। उसके बाद देख लीजिए कि जो बचत खाते की जमाएं उसके बाद तरल होती है और उसके बाद सबसे अंत में सावधि जमाएं होती हैं। तो आंसर हो गया D। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।